दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखने जा रहा हूं। मेरे विचार से आप असहमत हो सकते हैं, पर यदि आपके पास इससे बेहतर विचार हो तो मैं स्वागत करूंगा। शुरुआत करते हैं 5 जनवरी 2022 के पंजाब की घटना से। हमारे प्रधानमंत्री देश के एक राज्य में रैली करने जाते हैं और सुरक्षा कारणों से वो बिना रैली किए वापस आ जाते हैं। देखने में ये घटना जितनी साधारण दिखती है उतनी है नहीं, पर मैं थोड़ी सी आपको इसकी गंभीरता बता देता हूं। जब से श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, भारत ने प्रत्येक क्षेत्र में बहुत तेजी से विकास किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले सरकारें देश को लूटने के लिए विदेशी कंपनियों को छूट दे रही थीं। भारत के संसाधन व बाजार को जिस प्रकार विदेशियों के लिए खोला गया था, हमारे देश के निर्माता बड़े दुखी थे। एक उदाहरण देता हूं। भारत के प्रत्येक राज्य की अपनी कंपनियां हुआ करती थीं। जैसे उत्तर प्रदेश में गन्ना ज्यादा होता है तो वहां पर राज्य सरकार की गन्ना मिलें थीं। पंजाब में सूती ऊनी कपड़े की मिलें थीं। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बनाने की हर प्रांतीय सरकार की अपनी कंपनियां भी थीं। इसके अलावा भारत में अनेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां काम कर रही थीं। लेकिन सरकारों ने विदेशी कंपनियों को कस्टम ड्यूटी में छूट देकर या अतिरिक्त कस्टम ड्यूटी न लगाकर इन कंपनियों को घाटे में ढकेल दिया। और एक समय ऐसा आया कि भारत पूरी तरह से विदेशों में बनी चीजों पर निर्भर हो गया। भारत पहले से ही पेट्रोलियम का बहुत बड़ा आयातक है और उससे भी बड़ा आयातक इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का हो गया। हद तो तब हो गई जब भारतीय त्योहारों पर बिकने वाले सामान जैसे रक्षाबंधन पर राखियां, दीपावली के दिए और होली के रंगों पर भी विदेशी कब्जा हो गया। भारत आर्थिक गुलामी की तरफ बढ़ने लगा। देश विदेशी कर्जों में डूबने लगा। भारत में करोड़ों युवा बेरोजगार घूमने लगे। तब 2014 में प्रधानमंत्री बने श्री नरेंद्र मोदी, और मोदी ने आते ही सबसे पहला काम किया भारत को आर्थिक गुलामी से छुटकारा दिलाने का। मोदी जी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने का फैसला किया। मेक इन इंडिया के तहत भारत में हर वो चीज बनाई जाने लगी जो भारत हमेशा विदेशों से मंगाया करता था। रक्षा क्षेत्र में लाखों करोड़ों की खरीदारी भारत हर साल करता आया था। अब भारत ने रक्षा क्षेत्रों में उन देशों को चुनौती दे दी जिसका रक्षा उत्पादन में एकाधिकार था। इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में भारत न सिर्फ आत्मनिर्भर बन गया, बल्कि लाखों करोड़ों के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भारत अब निर्यात भी करने लगा। स्पेस के क्षेत्र में भारत ने लंबी छलांग लगाई और दुनिया के विकसित देशों के सैटेलाइट भारत से छोड़े जाने लगे, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे अग्रिम पंक्ति के देशों के सैटेलाइट भी शामिल थे। भारत ने पेट्रोलियम के आयात को कम करने के लिए भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण तेज कर पूरे भारत की रेलों को बिजली से चलाने का फैसला किया। दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े बड़े एक्सप्रेस वे का भी इलेक्ट्रिफिकेशन होने जा रहा है। भारत में 2025 के बाद डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों की जगह इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाने का फैसला किया गया है। यानी मोदी जी के आने के बाद भारत ने जिस तेजी से विदेशी आर्थिक जकड़न से भारत को निकाला है, इससे कई देशों की सरकारों की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है। और वो जानते हैं कि यदि एक बार और मोदी जी की सरकार आ गई तो भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक ताकत 2050 में नहीं बल्कि 2030 में ही बन जाएगा। और मोदी जी तीसरी बार भी सरकार बनाने की उतनी ही संभावना है जैसे कि 2024 में सूर्य के चमकते रहने की। अब विदेशी ताकतें मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से तो रोक नहीं सकती। इसीलिए मोदी जी को रास्ते से हटाने के लिए विकल्प तलाशे जा रहे हैं।
उनमें से एक विकल्प सबसे अच्छा देश के दुश्मनों को ये लगा कि मोदी जी के साथ पंजाब में यदि कोई घटना हो जाती है तो हिंदू और सिखों में 1984 से भी बड़ा दंगा हो सकता है। फिर हिंदुस्तान के दो सबसे घनिष्ठ संबंध रखने वाले समुदायों में फूट डालकर देश में अराजकता की स्थिति पैदा कर मोदी जी को फेल साबित किया जा सकता है। 5 जनवरी को मोदी जी के साथ घटित घटना उसी का हिस्सा थी, लेकिन देश के दुश्मनों को यह पता नहीं था कि भारतीय सिख भारत के प्रधानमंत्री के लिए अपनी जान की बाजी लगा सकता है। पंजाब में भी मोदी जी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने कि उत्तर प्रदेश के बनारस में। भारतीय सिखों को अंधेरे में रखकर मोदी जी का रास्ता रुकवाया गया। जो लोग मोदी जी का रास्ता रोके खड़े थे उनको खुद पता ही नहीं था कि वे कर क्या रहे हैं। उनको मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया, क्योंकि जो लोग रास्ता रोके खड़े थे उन लोगों को तो पता ही नहीं था कि यहाँ से मोदी जी गुजरने वाले हैं। और जब उनको पता चला तो उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। ये सब किसके इशारों पर और क्यों हुआ, ये जांच का विषय हो सकता है, पर मैं सरकार से ये कहना चाहता हूं कि ऐसे टकराव से बचने और देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए शक्ति का एक ही केंद्र होना चाहिए। संविधान संशोधन कर सभी राज्यों की पुलिस का केंद्रीयकरण कर गृह मंत्रालय के अधीन कर देना चाहिए। किसी भी राज्य के पुलिस कर्मी को किसी भी राज्य में तैनात करने का अधिकार होना चाहिए, यानी केंद्रीय कर्मचारियों की तरह केंद्रीय पुलिस बल होना चाहिए। राज्य सरकारों से पुलिस बल को केंद्रीय सरकार को अपने अधीन कर लेना चाहिए, जिससे कि वे राज्य सरकारों के खिलाफ षड्यंत्र रचती हैं, जिससे देश की एकता और अखंडता को खतरा पैदा होता है। अराजक तत्व अपना सर उठाते हैं और राज्य सरकारें कभी कभी तो केंद्रीय जांच एजेंसियों को जांच करने में अड़चने लगाती हैं। इन सब से बचा जा सके। और एक बात और, पुलिस वालों की कम से कम योग्यता स्नातक कर देनी चाहिए, जिससे कि पुलिस का बर्ताव जनता के साथ संवेदनशील हो सके।